माधोपुर गांव में पार्वती अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। पार्वती के पिता एक गरीब किसान थे जो खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। पार्वती की माँ कई साल पहले ही मर गई थी, जिस कारण पार्वती ने घर का कामकाज छोटी उम्र में ही संभाल लिया। पापा आप आ गए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है बेटिया, वैसे भी आज बड़े जोरों की भूख लगी है। कुछ देर बाद पार्वती अपने बाबा के लिए भिंडी की सब्जी और रोटी लेकर आती है, जिसे खाते ही रामदीन अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह बेटिया, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। सच कहूँ तेरी माँ भी अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन तू तो अपनी माँ से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। ये हुनर मुझे मेरी माँ से ही तो आया है बाबा। आपके लिए 2 रोटी और ले आऊं? अरे हाँ बेटिया, नेकी और पूछ पूछ। कुछ देर बाद पार्वती 2 रोटी और डालकर उसे खाने को देती है। सच में बेटिया, पेट भर गया, लेकिन दिल नहीं भरा। अच्छा बाबा, वो मैं कह रही थी कि आपको फसल के पैसे मिल गए क्या? हाँ बेटिया, इस बार अच्छी फसल हुई है तो पैसे भी अच्छे मिले हैं। सोच रहा हूँ इस साल तेरे हाथ पीले कर ही दूं, ताकि मैं भी चैन से मर सकूं फिर। बाबा ऐसी बातें क्यों करते हो, मरे आपके दुश्मन। वैसे तू क्यों पैसों के बारे में पूछ रही है? तुझे कुछ लेना है क्या, नया सूट या नई चप्पल? नहीं बाबा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो क्या है ना, मैं कल बाजार गई थी, वहाँ पर बहुत अच्छी चाउमीन की खुशबू आ रही थी तो मेरा बड़ा मन हुआ। अच्छा, तो तुझे पैसे चाहिए चाउमीन खाने के लिए? तू बिना चाउमीन की दीवानी है। देखना तेरी शादी ना मैं एक चाउमीन वाले से ही करूंगा, ताकि तू सारा दिन बस चाउमीन ही खाती रहे। क्या बाबा आप भी। रामदीन उसे पैसे दे देता है, जिससे वो अगले दिन अपनी सहेली के साथ चाउमीन के ठेले पर जाती है। उस ठेले पर सुरेश नाम का आदमी चाउमीन बनाकर बेचता था। सुरेश दिखने में सुंदर था, साथ ही उसका बात करने का ढंग भी बड़ा अच्छा था, इसलिए वो कुछ ही पल में पार्वती को पसंद आ गया। उसे भी पार्वती पसंद आ गई। अब दोनों रोज छुप छुप कर मिलने लगे। जब ये बात उनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद वो ठेला बंद हो गया जिस पर सुरेश काम करता था। इसी दौरान रामदीन भी एक रोज चल बसा। अब गांव में कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो दोनों दिल्ली शहर आ गए और अब सुरेश वहीं पर एक सेठ सोहनलाल के ठेले पर चाउमीन बनाने का काम करने लगा। लेकिन एक रोज चाउमीन में नमक थोड़ा ज्यादा होने के कारण ग्राहक चाउमीन बीच में ही छोड़कर चला गया और गुस्से में आकर सोहनलाल ने सुरेश को उसके 2 महीने के पैसे दिए बिना ही नौकरी से निकाल दिया। कैसा घटिया सेठ है वो, उसको तो हाई लगेगी हमारी। अब सुरेश ने दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू कर दिया ताकि वो खुद का चाउमीन का ठेला लगा सके। अरे पार्वती भाभी, अरे जल्दी चलो। अरे सुरेश भैया बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट आई है। क्या चोट आ गई? कहाँ है भैया? बिल्डिंग के मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भेजा है। सुरेश भैया के सिर पर गहरी चोट आई है। पार्वती दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। सुरेश इस दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानियां सुरेश के परिवार को घेर लेती हैं। सोच रहा था थोड़े पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा लूंगा, पर ये मुसीबत आ गई। अब तो मैं देख भी नहीं सकता। मोहताज हो गई है जिंदगी मेरी पार्वती। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा न कहो, जिंदगी में अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम मिलकर ढूंढेंगे। आप ठेला नहीं लगा सके तो क्या हुआ, मैं तवा चाउमीन का ठेला लगाऊंगी। बस आप मुझे तरीका बताते जाना, मैं उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी मम्मी। मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब तो मेरी हिम्मत हो। पार्वती उधार पर चाउमीन बनाने का सामान और ठेला ले लेती है। सुरेश उसे बोल बोल कर तवा चाउमीन बनाना सिखाने लगा। जब पार्वती बाजार में तवा चाउमीन का ठेला लगाती तो सुरेश और बच्चे भी उसके साथ ही रहते। पार्वती धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तवा चाउमीन बनाना सीख गई। ग्राहक भी पार्वती के ठेले पर आते तो तवा चाउमीन की बहुत तारीफ करते। सुरेश भैया, ये सब कब हुआ? आपको मैंने सोहनलाल के ठेले पर कई बार तवा चाउमीन बनाते हुए देखा है। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पहले के ग्राहक मेरे बहुत अच्छे बातचीत वाले हो गए थे। क्या करूं भैया, मालिक ने अपने ठेले से निकाल दिया था। मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाने थे तो यह हादसा हो गया। कुछ ग्राहक तो सुरेश को पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने उसकी ये हालत देखी तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे पार्वती के तवा चाउमीन ठेले पर भीड़ लगने लगी। पर एक दिन सुरेश के मालिक सोहनलाल को जब ये बात पता चली कि उसके सारे ग्राहक सुरेश के ठेले पर तवा चाउमीन खाने के लिए जाते हैं तो वो जलन से भर गया और उसने कुछ गुंडों को सुरेश के ठेले पर धमकाने के लिए भेजा। चलो हटाओ रे, ये चाउमीन का ठेला हटाओ यहाँ से, यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा?
हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारा ठेला यहाँ से हटवाने लगे हो? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे हैं? चलो भाई तोड़ दो इसका ठेला। पार्वती, ये लोग हैं कौन, जरा पूछो तो। बे ओए, हमें सोहनलाल जी ने भेजा है, समझा? उनके सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आने लगे हैं और वो ऐसा कभी नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा है कि तू अब ये काम बंद कर। इस एरिया में बस उनका ही तवा चाउमीन का ठेला चलेगा, समझे? या कुछ और समझाए? हमें धमकी दे रहे हो? बाजार के बीच में खड़े हैं, अभी आवाज लगाऊंगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भाइयों बहनों, जरा हमारी मदद करो, देखो ये गुंडे हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ बहन जी, चिंता मत करो, हमारे होते हुए गुंडे आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंता मत करो, हम अभी इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नाम बता रहे थे भैया, तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं, उनके आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगती है, जिनमें से कुछ मीडिया के लोग भी थे और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ यूट्यूबर। फिर क्या था, उनको देखकर गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। इतनी देर में सोहनलाल भी आ जाता है। अब तो भीड़ सोहनलाल के पीछे पड़ जाती है। आप सब जानते हैं, इस बेईमान ने मेरे पति के 2 महीने के पैसे मार लिए और इन्हें नौकरी से निकाल दिया। आज मेरे पति की हालत इसी की वजह से है। सीधी तरह से इन गरीबों के पैसे लौटा दो, वरना तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, भले ही आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, पर अपना फर्ज भली भांति जानती हूँ। सीधी तरह देते हो या तुम्हारे खिलाफ खबर छापूं? नहीं, मैं पैसे देता हूँ। सोहनलाल डर जाता है और वो पार्वती के हाथ में सुरेश के पैसे और बाकी सबके कहने पर उसका जो भी नुकसान हुआ उसमें पैसे बढ़ाकर देता है और उस दिन के बाद उन्हें तंग न करने का वादा करता है। काफी लोग सुरेश और पार्वती की मदद के लिए आते हैं और फिर सुरेश का इलाज भी करवाने के लिए बहुत से लोगों ने मदद की, जिससे सुरेश की आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और सुरेश और पार्वती दोनों मिलकर अपने तवा चाउमीन के ठेले पर मेहनत करने लगे। अरे ये संदीप कहाँ चले गए? बोला तो था मैं 5 मिनट में खाना रख रही हूँ। ओफो बहू, तू हर रोज ये एक ही सब्जी बना देती है, ऐसा नाश्ता देखकर तो वो ऑफिस ही निकल जाएगा ना। ये घिया तोरी तो मन ही नहीं करता खाने को। माँ जी बच्चों के सामने यूं घिया तोरी करेंगी ना तो ये भी नहीं खाएंगे ये खाना। अपने बाप से 10 कदम आगे ही रहते ये दोनों। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 2 दिन तो ये घिया तोरी बनी जाएगी। और आज जैसे मैंने ये सोयाबीन की सब्जी बनाई तो ऐसे ही कल पनीर की सब्जी भी तो बनाई थी। छी, उसे पनीर कहती हो आप? वो तो बर्तन में साबुन रहने की वजह से दूध फट गया था, इसलिए उसका आपने पनीर बना डाला। ऐसे पनीर की सब्जी को आप सब्जी कहती हो? 1 गिलास पानी का तो तुझसे दिया नहीं जाता, फिर इतनी शेखी कैसे झाड़ रहा है? किसने बताया तुझे ये सब? हाँ बता। दादी ने। और किसने? माँ जी। क्या माजी कर रही है? सच ही तो कहा था उससे, दूध फट गया था तभी तो बेकार सी पनीर की सब्जी बनाई थी तूने। छोड़ ना बिट्टू, मुझे भी नहीं खाना ये खाना। चलो स्कूल बस आ गई, अब चलते हैं। रुक जाओ बच्चों, ये लो 100 रुपए रखो और कैंटीन में ही कुछ खा लेना। जाओ जाओ। पापा जी, आपकी इसी आदत के कारण इन्होंने घर का खाना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है दादाजी से पैसे मिल जाएंगे। ये क्या तरीका है भाभी? पापा जी से ऐसे बात करते हैं क्या? और क्या हो गया अगर पैसे दे भी दिए तो? बाहर खा लेंगे बेचारे। वैसे मेरा तो मन भी नहीं है ये सब्जी खाने का। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तेरे लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर देता हूँ। उन सब की बातें सुनकर अंजलि वहां से चली जाती है। फिर अपनी सहेली को फोन कर वो इस बारे में बताती है। क्या बात कर रही है? आजकल जहाँ बहुएं खाने को सूखी रोटी तक नहीं देती, उन्हें इतना सब मिल रहा है, फिर भी उनके इतने नखरे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ तो अगले 3 दिन तक किसी को खाना ही मत दे। भूखे रहेंगे तो अपने आप सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे कुछ ठिकाने नहीं आएगी इनको तो, बल्कि बहाना मिल जाएगा बाहर का खाना मंगवाने का। और तू जानती है उससे कितनी बीमारियां होती है। और अब देखना, सुबह वो भी खाली पेट ही चले गए, अब मुझसे भी खाना नहीं खाया जा रहा। तो तू टेंशन क्यों लेती है? उनको जो सब्जी पसंद है वो बनाकर जीजू के ऑफिस में टिफिन देकर आ जा। शिखा का आइडिया अंजलि को पसंद आता है और वो जल्दी से संदीप की पसंद का खाना बनाकर टिफिन में पैक करके उसके ऑफिस देने गई, जहाँ वो देखती है कि संदीप तो बड़े मजे से कैंटीन का खाना खा रहा है। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके खाना लाई और तुम बाहर का खा रहे हो। तो क्या करता, तुम्हारे टिफिन के इंतजार में भूखा रहता? मैंने इतने प्यार से तुम्हारी फेवरेट सब्जी फ्राई गोभी बनाई है, कम से कम वो तो खा लेते। अरे अब इसमें नया क्या है? तुम तो जो भी सब्जी बनाती हो उन सब में एक ही जैसा मसाला बना होता है। क्या ही पता चलता है कि हम भिंडी खा रहे हैं या गोभी। सब दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती होते देख अंजलि वहां से घर लौट आती है और अब वो ठान लेती है कि अब से वो खाना ही नहीं बनाएगी, और इसी के चलते वो रात का खाना नहीं बनाती। फिर शाम को, चलो आप सब तैयार हो जाओ, आज हम बाहर का खाना खाने चलेंगे।
अरे लेकिन बाहर जाने के लिए तैयार हो, फिर वहां जाकर ऑर्डर दो, फिर वेट करो। और पापा जी, आपको तो खाना 9 बजे तक खाने की आदत होती है ना? कोई नहीं बेटा, कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ा तो इंतजार कर ही सकते हैं ना। फिर सभी तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां बैठकर सभी खाने का मजा लेते हैं। आप कहती है ना भाभी, क्या कमी रहती है आपके बनाए हुए खाने में? आप इसी से अंदाजा लगा सकती है कि बाहर का खाना खाने में ये लोग कमी क्यों नहीं निकाल रहे। अच्छा हुआ पापा आप हमें बाहर ले आए, नहीं तो माँ के हाथ का खाना खाकर तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। कुछ देर बाद सभी खाना खा लेते हैं, जिसके बाद बिल लेकर वेटर आता है। अरे रुक जा बेटा, तू क्यों बिल देगा? पैसे तो बहू देगी ना। अब रसोई के खर्चे के पैसे इसे मिलते हैं, तो आज का इसका राशन बच तो गया, उस हिसाब से इसे वो पैसे देने चाहिए। अब अंजलि को ही पैसे देने पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद वो घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह नेहा बेटी ने पोहा, बर्गर, गाजर का हलवा और पराठे ये सब ऑर्डर कर दिया। और बिट्टू तेरे लिए फ्रेंच फ्राइज भी आ रहे हैं। वाह, आजकल तो क्या सुविधा है, सब फोन से ही ऑर्डर कर देते हैं भाई। हाँ, लेकिन पैसे घर पर खाना आने के बाद ही देगी बहू। क्या मैं माँ जी? और नहीं तो क्या, तेरी रसोई का राशन तो बच रहा है। अब इसी तरह घर वाले हर वक्त बाहर का खाना मंगवाते, जिसका बिल देना पड़ता अंजलि को। और इस तरह कुछ ही दिन में उसका महीने भर चलने वाला पैसा 10 दिन में ही खत्म होने लगता है। और फिर एक दिन, बस अब ये वाला खाना कोई नहीं खोलेगा, अब इसका बिल देने के पैसे नहीं है मेरे पास। पूरे 20,000 देता हूँ मैं तुम्हें हर महीने, और इस घर के सदस्यों के खाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। और गृहिणी के हाथों में जो पैसे दिए जाए उसमें गुजारा करना तो एक गृहिणी के हाथों में ही होता है। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तो अब से मैं राशन नहीं मंगवाने वाली, और जो भी खाना खाना है वो बाहर से आएगा, लेकिन उसे ऑर्डर आप लोग नहीं बल्कि मैं करूंगी। बस आप लोग बता दिया कीजिए कि किसको क्या खाना है। और अब बहू खाना तो मंगवाती है, लेकिन वो मंगवाती है ठेले का खाना। फिर अगले दिन, आइए आइए भाभी, सस्ते ठेले पर आप स्वागत है। शाही पनीर कैसे दिया? जो भी ले जाओ, 100 रुपए की फुल प्लेट है। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे दाम है। अंजलि दम आलू और शाही पनीर लेकर घर आ जाती है, साथ में कुछ रोटियां भी ले आती है। फिर जानबूझकर वो 4 रोटियां जला देती है। अपने प्लेट में सबसे पहले वो 3 रोटी रख लेती है। हैं, ये कुछ रोटियां तो जली हुई हैं, अब तो इसमें 7 ही रोटी बची। अरे बहू, तू और रोटियां नहीं मंगवा सकती थी? अब माँ जी, मैं तो ये रोटियां उसी रेस्टोरेंट से लाई हूँ जहाँ से आप खाते हो, और आज उनके यहाँ पार्टी थी इसलिए उन्होंने इतनी ही रोटियां दी। अब मुझे क्या पता था कि जली हुई होंगी, और अब जो है उसी में आप सबको गुजारा करना होगा, क्योंकि मेरी बनी हुई रोटियां तो मुझे खुद को भी नहीं भाती। अब सबको उतना ही खाने में संतुष्टि करनी पड़ती है। अगले दिन फिर से अंजलि उसी ठेले वाले को फोन करती है और ठेले का सस्ता खाना मंगवा लेती है। इसी तरह कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अब ठेले का खाना कैसा होता है ये बात तो आप जानते ही हो। वाह बहू, क्या खाना ऑर्डर करवाती हो तुम, मजा ही आ गया। अरे मेरा पेट। क्या हुआ पापा जी? लगता है पेट में गैस बन गई है, थोड़ा दर्द हो रहा है, गोली खा लेता हूँ, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रोज रोज बाहर का खाना खाने की वजह से उसकी आंतें खराब होने लगी हैं। फिर एक दिन तो अंजलि फ्रिज में रखी हुई अपनी बनाई हुई कल की सब्जी में तेल मसाले डालकर सबको परोसते हुए बोलती है कि ये उसने बाहर से ऑर्डर किया है। आज के इस खाने से कितनी गंदी बदबू आ रही है, लगता है ये सब्जी खराब ही दे दी है उन्होंने। हाँ माँ, हो सकता है, क्योंकि अब आप ही बताओ अंजलि को खाना बनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन बाहर से तो 15 मिनट में आ जाता है। एक रोज वो सब टीवी देख रहे थे तो न्यूज में एक औरत, मेरा सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि वो बाहर का खाना ना खाएं। बाहर का खाने खाने से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर, पेट में इन्फेक्शन, पेट में दर्द और भी कई तरह की। इसलिए हमें बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। अंजलि परिवार वालों का रिएक्शन बड़े मजे से देख रही थी, क्योंकि ये सब उसी का तो प्लान था। ये देखकर सब घबरा गए और ससुर जी कहने लगे, इस खाने को हटाओ मेरे सामने से भाई, मुझे अभी और जीना है। बहू तू रसोई में जा और हमारे लिए अपने हाथों से कुछ बना कर ला। हाँ अंजलि, अब हम सब तुम्हारे हाथ का ही बना खाना खाएंगे। अंजलि का प्लान काम कर गया और अब सबने बाहर का खाना बंद कर दिया, और अब बिना कोई नुक्स निकाले वो उसके हाथों का बना खाना खाते।